afternoon. And there is echo. Still there is echo. Still there is echo, बच्चों. Now it's fine. Okay, fine. So let us start. हाँ, एक मिनट. हाँ, we were discussing. Can you see the file? हाँ, मुस्कान, प्रिया चौधरी. Hello everyone. Good afternoon. Now can you see the screen, Dilpreet? And my voice is okay, Dilpreet? Okay. Thank you so much. So let us start with, in the previous class, we were discussing about the essential elements of a valid contract. And as the chapter 1, that is unit 1, consists of agreement in the contract. In the previous class, I have sent this file to all of you. I hope you all got and have received and must have read, gone through it. Now let us start. How many elements we have discussed? We have discussed इसमें ये सारा कुछ है, ये स्लाइड्स में भी मिलेगा आपको और ये यहाँ भी है. ठीक है. अच्छा, हम लोगों ने लॉफुल कंसिडरेशन डिस्कस किया था या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस तक किया था. लॉफुल कंसिडरेशन किया था बच्चों. हम फिर लीगल रिलेशंस वी हैव डन. लीगल रिलेशंस किया था. थैंक यू सो मच. नाउ लॉफुल कंसिडरेशन, as I told you in the very first class also, आपको पता होगा कि लॉ में कंसिडरेशन का मतलब होता है सम प्राइस. ठीक है. एनी प्राइस which has to be paid by parties, both the parties. ठीक है. Now that price can be monetary as well as non-monetary. It can be any promise, any act. It is not necessarily that the price is going to be monetary only. ठीक है. And that consideration should be lawful also. Illegal पैसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये illegal पैसा क्या है, इसको डिटेल में हम लोग consideration chapter में देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे कहता है to render an agreement valid as a contract. कि contract को, किसी agreement को एक valid contract बनाने के लिए it must be shown that agreement was supported by consideration. सबसे पहले तो ये दिखाना होगा कि दो पार्टी के बीच ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ है, एक लीगल रिलेशन के लिए ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ है. और तीसरी क्या चीज दिखानी होगी कि इस बदले में, इस ऑफर एक्सेप्टेंस बात के लिए हुआ है, इसमें क्या है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ ना कुछ दे रही है. ठीक है. बोथ ऑफ द पार्टीज आर डूइंग सम ऑब्लिगेशन. ठीक है. तो बोथ द पार्टीज आर डूइंग सम ऑब्लिगेशन. ऐसे फ्री का काम नहीं हो रहा है.
कुछ ना कुछ तो दोनों ने ही दिया है, ठीक है। Now, gratuitous promises are not enforceable at law. No cause of action arises for bare promise. Normal promises जो हम अपनी डेली लाइफ में अपने दोस्तों से, फ्रेंड से कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, they do not amount to any lawful consideration. A consideration of some sort or other is necessary. Consideration means a reasonable equivalent or corresponding benefit passed on by the promiser to the promisee. Okay? It is something which is of some value in the eye of law. A promise founded on motives of generosity, carefulness, and natural beauty is a promise without consideration. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंसिडरेशन होना चाहिए जो लॉ की आंखों में जस्टिफिएबल हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू हैपन। तो कह रहा है कि मतलब नॉर्मल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, जनरोसिटी में आप किसी के लिए कुछ कर दिए, नेचुरल ब्यूटी, ये सब विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू कंसिडरेशन। इसके बाद क्या है, कंसिडरेशन जो है लॉफुल होना चाहिए, इस बात पे जोर दिया गया है, ठीक है। कंसिडरेशन होना ही जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन साफ सुथरा हो, इलीगल पैसे का वो ना हो। मान लीजिए आपने कोई किसी को जो है, आपको जो है 5,000 रुपए दिया, बदले में आपने उसको मोबाइल फोन दे दिया। अब जो मोबाइल फोन आपने दिया वो आपकी तरफ से कंसिडरेशन है। मान लीजिए जो भी दिया, मैं आपका नाम ले लूंगी, एक्स ने जो है वाई को जो है 5,000 रुपीज दिया, वाई ने जो है उसके बदले एक मोबाइल फोन दे दिया एक्स को। अब वो मोबाइल फोन जो है चोरी का था, ठीक है, चोरी का मोबाइल फोन था और बाद में वो पकड़ा जाता है, तो वो जो मोबाइल फोन है वो दैट वाज नॉट करेक्ट ना, दैट वाज नॉट लॉफुल कंसिडरेशन में वो नहीं आएगा। तो दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि इट शुड बी not it must not be forbidden by the law, or not must be fraudulent, or must not involve or imply injury to the person or the properties of another। कई बार ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि हम आपको 5 लाख दे देंगे, आप उनको मार दीजिए, ठीक है, या उनकी प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान पहुंचा दीजिए, या उनका सामान रास्ते से चोरी करवा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, आप उनको 5 लाख दे रहे हो, बदले में उनसे क्या कंसिडरेशन मांग रहे हो, उससे मांग रहे हो चोरी करने के लिए, किसी की हेल्थ को, किसी की लाइफ को, किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने के लिए आप डिमांड कर रहे हो। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन अपनी पार्टी से मांगा जा रहा है वो क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है बच्चों, ठीक है। तो कंसिडरेशन लॉफुल हो, इसका मतलब ये है कि जो भी कंसिडरेशन, जो भी काम, जो भी ऑब्लिगेशन आप एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, दो पार्टी से कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से इलीगल ना हो, किसी भी तरीके का किसी के साथ फ्रॉड ना करना हो, किसी भी तरीके से किसी पर्सन या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना, नुकसान पहुंचाने में की बात ना हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कह कर रहा है कोई एक पार्टी किसी और पार्टी के लिए, कहता है कि भाई अब आप मान लो कहता है कि 5 लाख देंगे, आप उसका जो है ट्रक से माल जो है बीच में से, आगरा में से उठवा लो, ठीक है। तो अब क्या है कि कल को जो है उसने उठवा लिया, आगरा से माल वो पहुंचवा दिया, वो 5 लाख नहीं दिया उसने, क्या करेगा, वो कोर्ट जाएगा, क्यों करेगा, कर पाएगा बच्चों। Students, am I audible? Class, I'm audible ना, तो मैं कुछ पूछ रही हूँ। मान लीजिए रास्ते में से उसने बोला कि 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, दिल्ली से लखनऊ माल आ रहा है, आगरे में से गायब करवा दो। उसने करवा दिया, ठीक है, बाद में 5 लाख रुपए लेने गया, उसने 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया। अब वो कुछ कर पाएगा, उसका स्यू कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो कंसिडरेशन की बात हुई है, क्या कंसिडरेशन, तो माल जो है चुरा लो, ठीक है, तो माल चुराना कंसिडरेशन था एक पार्टी की तरफ से, ठीक है। अब वो माल का चुराना लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है। अब इसमें धोखाधड़ी होगा भी तो क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नजर में होता ही नहीं है। अब आप जाओगे कोर्ट में स्यू करने, भैया हमने इनके कहने पे जो है आगरा में बड़ी चोरी की, अब ये मुझे 5 लाख नहीं दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो लॉफुल कंसिडरेशन कहने का मतलब है कि कंसिडरेशन किसी भी तरीके से, इट मस्ट नॉट बी forbidden by law, or not be fraudulent, or must not involve or imply injury to the person or the property of another। Moreover, it must not be immoral or opposed to public policy, ठीक है। आप
मतलब नॉर्मल लाइफ में किसी भी तरीके से आप मान लो किसी को कह दो कि भैया वो जाओ सड़क जो है, सड़क पे जो पोल है या ब्रिज है वो तोड़ दो और मैं तुम्हें ये दूंगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर ये पब्लिक पॉलिसी के अधीन है, ठीक है, खिलाफ है, किसी भी चीज को क्षति कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा कोई कंसिडरेशन आपको कहने को कर रहा है, करने को कह रहा है, वो सारे कंसिडरेशन क्या होंगे? अनलॉफुल होंगे। Like example, B promises to obtain for C an employment in the government organization for which C promises to pay 10,000 rupees to B. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? B ने कहा C से कि वो उसके लिए सरकारी नौकरी दिलवाएगा उसको, बदले में तुम मुझे 10,000 रुपए दो। तो अब ये क्या है? ये बीच में क्या है? ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। आप 10,000 रुपए लेकर के सरकारी नौकरी लगवा पाओगे? Your consideration is unlawful as it amounts to a bribe which is forbidden by law. ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? घूस ले रहे हो की नौकरी लगवाने के लिए, और ये कंसिडरेशन कैसा है बच्चों? अनलॉफुल कंसिडरेशन है, क्योंकि ये क्या है? ब्राइब है, जो कि हमारे लीगल सिस्टम में इसको इलीगल माना जाता है। क्लियर है? लॉफुल कंसिडरेशन क्लियर हो गया आप लोग को? Shall we move to next point, that is capacity of parties? Okay, fine. किसी को कुछ पूछना है कंसिडरेशन में, ऑफर एक्सेप्टेंस में, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड बेलमेंट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड बेलमेंट क्या है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है। जैसे कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कहने पे नहीं बनते, ठीक है, कहने पे नहीं बनते। जैसे यहाँ पे क्या है, एक ऑफर हो रहा है, एक एक्सेप्टेंस हो रहा है। कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है, कोई डूब रहा है, ठीक है, आपने उसकी मदद कर दी, कोई डूब रहा है, आपने उसकी मदद कर दी, अब वो खुश होकर के बोलता है कि हम आपको जो है 10,000 रुपए देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मतलब नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन्स कॉस्ट। यहाँ पे क्या है कि पर्सन ने सिर्फ कोई ऐसा तो हुआ नहीं था कि हम डूबेंगे, ऑफर कर रहा था कि हम डूबेंगे और तुम आना मुझे बचाना, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। यहाँ पे डूब रहा था, कहा चलते अगला आया, उसने बचा लिया, ठीक है, बदले में उसमें खुशी होकर के उसने उसको पैसे दे दिए, ठीक है, पैसे देने का वादा किया। तो अब ये कहा क्या हुआ, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि quasi contract is not a contract in the strict sense actually, because it lacks the essential element। essential element लैक कर रहा है, क्या लैक कर रहा है? ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पे अचानक से जो है कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? आपने उनको बचाया, खुश होकर के उन्होंने आपको कुछ देने का वादा कर दिया, ठीक है, 10,000 देने का वादा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अचानक से जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट किसका एग्जाम्पल है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक्स हैज फॉरगॉटन his bag containing certain trading articles at the house of Y. Now Y is under legal obligation to restore the bag to A. Such obligations or relations are described as quasi contract। एक एग्जाम्पल देखिए, तो मान लीजिए एक्स जो है उसकी दुकान पे गया, किसी घर पे गया, अपना कोई बैग जो है उसके घर दुकान पे भूल गया। अब वो जिसके भी दुकान पे भूला है, घर पे भूला है, उसको ऑफर थोड़ी कर रहा है कि बैग छोड़ करके जाएंगे और तुम बैग पहुंचाना मेरे वहां, ऐसा ऑफर एक्सेप्टेंस तो नहीं हुआ है। लेकिन लॉ तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या जिम्मेदारी बनती है कि जिसके वहां बैग छूटा है, वो जिसका छूटा है उसको ढूंढ कर उसका सामान दे, ठीक है। लॉस्ट लॉस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स भी इसमें आते हैं। कई बार होता है ना कि लॉ में ये भी कहा गया है कि अगर आपको गिरा पड़ा कोई सामान मिलता है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, खोए हुए सामान को पाने वाले की जिम्मेदारी भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का ही भाग है, ठीक है। जिसमें अगर किसी को कोई गिरा पड़ा सामान, खोया सामान का मिलता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो उसके ओनर को ढूंढे और उसको सही सलामत दे। नहीं दे पाएगा, नहीं मिलता है ओनर, देन वो उसको रीसेल करके जो भी कर सकता है करेगा, ठीक है। तो वो एक डिटेल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। तो नाउ यू मस्ट हैव गॉट आइडिया ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट्स नॉट अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट which is having all the essential elements, but it is made situationally under some emergency conditions।
बाय डिफॉल्ट बन गया है कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट विच इज अनसर्टेन इज डिफरेंट वर्ड। अभी अनसर्टेनिटी वाली बात हम करवाएंगे, तो अनसर्टेन कंप्लीटली डिफरेंट है। सेक्शन 56 में अनसर्टेनिटी की बात की जाती है, वो सब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, अनसर्टेनिटी नहीं है। आपको किसी का सामान मिला, आपने किसी को डूबता गिरता मरता पाया, आपने उसको बचाया, बदले में अब उसका जो रिएक्शन होगा तो वो क्या होगा, अब एक कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही गया ना, आपने उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी आ गई आपके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो गया। अनसर्टेन वाली चीज दूसरी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो इज दिस क्लियर? किसने पूछा था? तान्या गुप्ता, इज दिस क्लियर टू यू? Contract made by chance, yes. Contract created out of our own action with the obligation actually था। yes मैम क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या चीज है, आपने बेलमेंट पूछा, ठीक है। बेलमेंट एंड बेली आपके सिलेबस का मेरे ख्याल से पार्ट तो नहीं है ना, इसमें शायद प्योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एज बस बेसिक्स आपको बताना है इस पेपर में। लेकिन बेलमेंट में बता देती हूँ, बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप अपना सामान, ठीक है, जब आप अपना सामान किसी और को देते हैं किसी काम के लिए, ठीक है, काम इन द सेंस, I'll take up some examples. सुनिएगा बच्चों, this is interesting. If you are preparing for CA, CS, CMA फाउंडेशन, ये आएगा, ठीक है। बेलमेंट वगैरह है आपके कॉमर्स में सेकंड सेमेस्टर में, लिमिटेड का पोर्शन दिया हुआ है आईसी का, बट वी कैन हैव समटाइम्स डिस्कशन। अभी स्टार्टिंग है तो वी हैव टाइम, वी कैन हैव अ डिस्कशन। तो पेमेंट क्या है, हाँ शुभांगी, रिपेयरिंग के लिए। तो जब भी आपने सामान किसी को दिया है, मान लीजिए कपड़ा स्टिच करने के लिए दिया है, कपड़ा स्टिच करके वो आपको दे देगा। स्कूटर रिपेयर करने के लिए दिया है, स्कूटर रिपेयर करके वो आपको दे देगा, ठीक है। ये तो हो गया रिपेयरिंग के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, तो आपने अपना पेट जो है पड़ोसी के यहाँ रख दिया है, ठीक है। पेट अपना पड़ोसी के यहाँ रख दिया, बोला कि एक हफ्ते का ये जो है इसको ध्यान देना, मैं आऊंगा तो ये भी क्या है, आपने अपना पेट पड़ोसी के यहाँ एक हफ्ते के लिए रखा है, जब आप आ जाओगे तो आप उससे ले लो, ठीक है। आपने अपनी बुक दी है अपने फ्रेंड को पढ़ने की, तो ये सब बेलमेंट की एग्जाम्पल, जहां पे एक पर्सन अगले पर्सन को कोई सामान देता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इट इज नॉट ऑलवेज रिपेयरिंग, रिपेयरिंग एक एग्जाम्पल है, ठीक है। रिपेयरिंग एक एग्जाम्पल है, जो पेट वाला एग्जाम्पल मैंने पड़ोसी के यहाँ दिया वो टेक केयर का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको कि दोस्त को किताब देंगे पढ़ने के लिए, वो आपने ग्रेटिट्यूड बेलमेंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, इन सारे भागों में आप देख रहे हो कि आप अपना सामान किसी और को दे रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो पर्पस पूरा होने के बाद वो सामान आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। वो सामान आपको वापस मिल जाएगा। बेलमेंट की एक खासियत है कि सामान जो भी आप दोगे वो किसी पर्पस के लिए दोगे, किसी टाइम पीरियड के लिए दोगे। वो टाइम पीरियड या वो पर्पस खत्म होने के बाद वो सामान आपको वापस से मिल जाएगा। जो देगा वो कहलाता है बेलर, जिसको दिया जाएगा वो कहलाता है बेली। क्लियर तान्या? Okay. Now let's talk about the capacity of party. On the screen you can see essential elements 4. Capacity of parties. Section 11 talks about the capacity of the parties. The parties to the contract must be competent to contract. ऐसा तो है नहीं कि 4 साल का बच्चा आएगा बोलेगा मैं 50,000 दे रहा हूँ और तुम अपनी जमीन मुझे लिख दो, नहीं। लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी पर्सन का कुछ नियम कानून है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो उन्होंने डिफाइन करा कि तीन तरह के लोग जो हैं, तीन ग्राउंड्स, तीन पैरामीटर्स उन्होंने डिफाइन किया कि इस पॉइंटर्स पे जो सक्षम है ऐसे ही लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, and in other words that they must be capable to enter into a contract. If any of the parties does not possess contractual capacity, the agreement will not form a valid contract. तो अगर कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का अगर बनाता भी है तो वो वॉइड माना जाएगा। सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट द फॉलोइंग पर्सन्स आर कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से पर्सन? सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, who is of the age of majority according to law to which he is subject. हमारे देश में मेजॉरिटी क्या है?
18 साल से ऊपर है। यस संजना दीदी, ठीक है। सेकेंडली, हु इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब किसी भी तरीके से मानसिक स्थिति उसकी खराब नहीं है। मानसिक स्थिति खराब होने के 5 ग्राउंड होते हैं। पागल तो नहीं है, इडियोटिक तो नहीं है, इडियोसी पागल हो गया, ठीक है, ल्यूनासी, ठीक है, इंसानिटी, ठीक है, माइनर, माइनर नहीं, माइनर तो हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है 3-4 ग्राउंड्स बताए गए हैं कि अगर कोई भी ल्यूनाटिक है, इडियोटिक है, ठीक है, इंसेन है, कोमा में है, ठीक है, तो वो भी क्या है, मानसिक स्थिति से अभी काबिल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। हर बार पागल ही नहीं होगा, सकता है कोई व्यक्ति जो है कोमा में, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के ग्राउंड्स बनाए गए। फिर तीसरा क्या है कि क्वालिफाइड बाय लॉ, कहता है कि अगर कोई पर्सन आईपीसी की तहत, आईपीसी की तहत द्वारा अगर प्रतिबंधित है, उस पर कोई केस चल रहा है, तो वो भी क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच इज सब्जेक्ट, ठीक है। So there's a minor, lunatic, idiot and a drunken person cannot enter into a valid contract. तो आप कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो माइनर है, मतलब 18 साल से नीचे है, lunatic है, idiot है, या ड्रंकन है। अगर अभी कोई जो है शाम को जो है 3 बजे जो है ड्रिंक करके आता है ऑफिस में, और उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है, बाय बिकॉज ही इज ड्रंक यार, ठीक है, ही इज ड्रंकन एंड ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू डिसाइड द फेवरेबिलिटी और द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बाद में वो क्लेम कर सकता है कि मैं तो ड्रंकन पोजीशन में था और उस वक्त इन लोगों ने मुझसे सिग्नेचर ले लिया, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो ड्रंकन भी है, वो भी क्या माना जाएगा, अनसाउंड माइंड का माना जाएगा, ठीक है। तो साउंड माइंड का नहीं माना जाएगा, और इसलिए वो भी क्या है, केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब इसमें जैसे माइनर का हमने बताया ना आपको कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, अनसाउंड माइंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। तो ये बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, इनको हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज सिलेबस में आपने देखा होगा दूसरा तीसरा चैप्टर इसी बारे में है, तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे रही हूँ कि एक माइनर या एक अनसाउंड माइंड पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी के नाम पे, ठीक है, मैं अपनी बेटी के नाम पे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन उसके नाम पे अगर मैंने कोई इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, तो वो क्या है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो माइनर के नाम पे मैंने लिया है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर के नाम पे चाहे तो उनके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि माइनर चाहे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड उसको कोई काम नहीं कर रहा है, कोई ऑब्लिगेशन उसकी नहीं बनी, ठीक है। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट मिलना है बैठे बिठाए, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर एलिजिबल है या अनसाउंड माइंड एलिजिबल है। समझ में आ रही बात क्लास? आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am. बाकी लोग स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? ओके। तो ऐसे चीजों के लिए माइनर या अनसाउंड माइंड जो ऐसे लोग हैं, इनके इनके बिहाफ पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिनमें इनको एक काम नहीं करना, बस बैठ के प्रॉफिट अवेल करना है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट में भी क्या होता है कि पार्टनर्स माइनर नहीं हो सकते, लेकिन अब अगर माइनर पार्टनर बन भी रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, कोई काम उससे कह दो तो वो नहीं होना है, ठीक है। पैसे उसको कहीं नहीं लगाने, क्योंकि वो तो भाई 18 साल के नीचे है, ठीक है। To man, these properties are somewhat exist in partnership. पार्टनरशिप भी देखो, अभी सेमेस्टर 4 में जाओगे, मैं अभी पैरेलल सुबह सेमेस्टर 4 की 8 बजे क्लास लेती हूँ। तो सेमेस्टर 4 में आपका कॉमर्शियल लॉ है, ठीक है, उसमें थर्ड यूनिट पार्टनरशिप एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट में आज ही सुबह मैंने पढ़ाया है, सेक्शन 4 में एसेंशियल एलिमेंट्स में कुछ पॉइंट्स कॉमन लगेंगी लॉ में ना। अब जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या है, पार्टनरशिप में है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा क्या है कि कोई माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, और अगर वो बनता भी है पार्टनर तो 3 लोग हैं, और चौथा अगर माइनर पार्टनर बन गया तो वो सिर्फ और सिर्फ बैठ करके खाएगा, समझिए, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में कहे तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी में आने वाली प्रॉफिट का हकदार है,
कंपनी को कोई लॉस हो रहा है, कंपनी को किसी थर्ड पार्टी को कोई लोन देना है, पैसे देने हैं, लाइबिलिटी बनती है, उन सब चीज के लिए ये माइनर जिम्मेदार नहीं होगा। समझे आकाश? कुछ चीजें तो मिलेंगी, आप जब भी जाओगे कहीं कोई भी लॉ पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी, ऑफर एक्सेप्टेंस और इस तरह की कंसिडरेशन एंड ऑल। तान्या गुप्ता, लाइक फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, चिल्ड्रन के नेम पे उनके लोकल गार्जियन, मतलब उनके लोकल गार्जियन सॉरी, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स अगर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने बच्चे के नाम पे तो इंसान बहुत कुछ ले लेता है ना, छोटा सा बच्चा रहता है, पता चलता है उसके नाम पे फैक्ट्री भी खोल दिया है, ठीक है, छोटा सा बच्चा उसके नाम पे कार ले लिया है, उसके नाम पे घर ले लिया है, तो अब भाई उसके गार्जियन ले रहे हैं, उसके पेरेंट्स ले रहे हैं, वहां उसको कुछ नहीं देना है। कंपनी मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई बात होगी, इंसॉल्वेंट होगी या कुछ भी होगा तो आकर के सरकार या ऑफिस वाले बच्चे से पैसा मांगेंगे, नहीं। वो उनके नाम पे जिसने भी लिया है उससे पैसे मांगेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी हमसे पैसा मांगेगी इंश्योरेंस का। लेकिन एक अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है, हाँ, अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है जिसमें ये लॉ ने कहा है कि जो बच्चे 14 साल के हो जाते हैं, ठीक है, ये सब एक्सेप्शंस में आएगा। मैं चाह रही थी पॉइंट इसको सुनो, लेकिन चूंकि आप लोग बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है जिसमें ये अलाउड है कि जो बच्चे 14 साल के हो गए, ठीक है, तो वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, और मान लीजिए वो गरीब रूरल क्षेत्र के हैं, ठीक है, उनको अपना घर देखना है, बिजनेस देखना है, मान लीजिए तुरंत उनको ही घर को देखना है, घर का इकलौता बच्चा है या जो भी, तो ऐसे बच्चों को अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो है कुछ काम की ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक है, जिसमें उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे, बदले में उनको कुछ काम सिखाया जा सकता है। 14 से 18 साल के बच्चों को अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए अलाउड है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड वो क्या काम करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कुछ ऐसा काम सीख रहे हैं जो आगे चल के अपनी परिवार की लाइवलीहुड के लिए उनको बेनिफिट रहेगा, ठीक है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं। ओके, तो ये हो गया कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। 3 तरीके के लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि माइनर, जैसे कि अनसाउंड माइंड पर्सन, एंड जैसे कि ऐसे पर्सन जो कि आईपीसी द्वारा प्रतिबंधित है इस पे। क्लियर सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ भी पूछना है? प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट कम्स प्री कंसेंट। प्री कंसेंट का मतलब, कंसेंट मतलब आपको पता होगा, रजामंदी, ठीक है। दो पार्टी जो है ऑफर एक्सेप्टेंस कर रही है, तो दोनों की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री भी होना चाहिए, मतलब अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपने बंदूक की गोली पे एक पेपर पे साइन करवा लिया तो वो कंसेंट तो दे दिया, लेकिन वो कंसेंट कैसा था, फ्री नहीं था, ठीक है, वो कंसेंट कैसा था, वो फ्री नहीं था। द पार्टी शुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद देयर विल, दैट इज वॉलंटरी। दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, खुशी से करना चाहिए, अपने विल से करना चाहिए। जोर जबरदस्ती से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कई बार होता है ना, धमकी दिया कि अगर तुमने जो है अपनी जमीन मुझे नहीं मेरे नाम लिखी, या इतना सोना नहीं दिया, इतने लाख रुपए मुझे नहीं दिए, तो मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप करवा लूंगा, ठीक है। कई बार बड़े नॉर्मल नेचर में कि भैया ये जमीन मुझे जो है लाख रुपए में लिख दो, ठीक है, 1 करोड़ की जमीन या घर, और हमने कहा कि ये जमीन जो है मुझे लाख रुपए में लिख दो, वरना तुम्हें मरवा देंगे, ठीक है, या तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगवा देंगे, या तुम्हारे बच्चे को किडनैप करवा देंगे, मतलब किसी भी तरीके की थ्रेटनिंग, चाहे वो किसी की लाइफ को इंजरी पहुंचाने की बात करें, चाहे किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने की बात करें। और जरूरी नहीं है कि जिससे आप मांग रहे हो पैसा उसी की लाइफ को इंजरी पहुंचाने की बात हो रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड, या किसी भी बोले पब्लिक में किसी को पकड़ के कहे कि हम इनको मार देंगे अगर तुमने नहीं करा, ठीक है, तो किसी की भी लाइफ को थ्रेटन करने की बात करें, या किसी भी प्रॉपर्टी को थ्रेटन करने की बात करें, और उस प्रेशर में आकर के अगले बंदे ने आपको वो सामान दिया, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दुनिया की नजर में तो लगेगा कि भाई दोनों दोस्त रहे होंगे, लाख रुपए में बेच दिया होगा करोड़ों की जमीन, लेकिन अंदर से तो वही जानता है कि ये कंसेंट भी नहीं था। ये कंसेंट कंसेंट कैसा था, कोएशन में था,
ठीक है, there are 5 grounds: coercion, undue influence, mistake, fraud, misrepresentation. इन 5 तरीके से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो रजामंदी होती है, वो जो कंसेंट होता है, वो फ्री नहीं होता है। वो कैसा होता है? समवेयर अराउंड अंडर प्रेशर होता है, ठीक है, या गलती से है। मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे गलतियों से हो गया है, ठीक है। वो कंसेंट अगर वो जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, तो वो कंसेंट फ्री नहीं, वो वैसा कंसेंट देते ही नहीं, ठीक है। Yes, who has written this? Dilpreet. हाँ, undue influence, coercion, mistake, fraud and misrepresent. अभी मैं डिटेल में बहुत नहीं जा रही हूँ बिकॉज दिस इज कंप्लीट चैप्टर, तो वहां पे हमें इनको बात करना है। तो सेक्शन 13 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, बच्चों क्लोजिंग कर रही हूँ मैं। पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि एक पार्टी ऑफर करे, दूसरा एक्सेप्ट करे। एसेंशियल एलिमेंट है ये ऑफर एक्सेप्टेंस लीगल रिलेशन के लिए हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ लॉफुल ऑब्लिगेशन दे। चौथा क्या है? दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होने चाहिए। पांचवा क्या है कि दोनों की रजामंदी बिना किसी प्रेशर के आई हो, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। अब कल की क्लास में, कल की क्लास कहने का मतलब नेक्स्ट मंडे को, आई कंप्लीट दिस essential elements and we'll talk about different kinds of contract, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लास तो कुछ भी एकदम क्लियर है। लीगल रिलेशन का एग्जाम्पल, लीगल रिलेशन का एग्जाम्पल मतलब कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए कि आप किसी से कार ले रहे हो, ठीक है। तो कार ले रहे हो और सपोज आप अपने फ्रेंड से वो पुराना कार आपको बेच रहा है, तो आप क्या कहोगे कि आप पूरा पेपर वेपर मुझे दो, ठीक है, तब मैं आपको 2.5 लाख रुपए दूंगा और तब मैं आपकी कार बेच। अब यहाँ पे लीगल रिलेशन, पेपर क्यों मांगा? पेपर मांगने का पर्पस क्या था कि अगर पेपर नहीं मांगता और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट गार्ड लेकर के चला आता, तो कल को जो है और पैसे दे आता, पैसे दे आता, ठीक है। तो कल को वो वापस से पहुंच जाता और बोलता ये तो गाड़ी मेरी है, पैसे का कोई प्रूफ ही नहीं, ठीक है। तो आपने पेपर पे बोला कि एक स्टैम्प पेपर पे लिखो तुम मुझे दे रहे हो ये गाड़ी लफला डेट को, इतने डेट, इतने रुपए में, ठीक है, और गाड़ी का कागज दो एंड देन लीगली हैंड ओवर करो। तो ये लीगल रिलेशन, और लीगल रिलेशन बनाने का उद्देश्य क्या है बच्चों, कि इससे आगे आने वाली कोई भी पार्टी एक दूसरे को टिच नहीं कर सकती, एक तरीके से अपने लैंग्वेज में कहा जाए, ठीक है। और अगर कोई करती है, लॉ में कहा जाए तो ब्रीच कहते हैं उसको, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है अगर, तो अगले के पास ऑन पेपर रिटन प्रूफ है, भाई इनका साइन है और इन्होंने कहा था कि 2.5 लाख में ये मारुति 800 अपना मुझे देने वाला है। अब ये कार भी तो मेरी हो गई, उस दिन मैंने इनको इतना रुपए दिया भी था, ये चेक का प्रूफ है या जो भी है आपने जो प्रूफ रखे हैं। तो दिस इज व्हाट इज लीगल रिलेशन। अब ऐसे ही आप गाड़ी उठाए लाए होते हैं और ऐसे 2.5 लाख उनके पास रखा है, ऐसे पता ही नहीं चलता लीगल, तो आपका इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। कई बार होता भाई दोस्त अच्छे हैं, नहीं जरूरत है इन सब चीजों की, आप ले आए। लेकिन कई बार होता है ना कि आपको अंदर शंका होती, या दोस्त नहीं है अगला पार्टी, थर्ड पार्टी, ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना है। कई बार दोस्त भी होते हैं, भी मेक श्योर करना है आगे चल के कोई प्रॉब्लम। हाँ, काइंड ऑफ एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच जरूरत पड़ने पे यू कैन स्यू द अदर पार्टी, ओके। एक
take example, take skill after buying things, actually keeping the record, actually keeping the record. सेल्स गुड्स एक्ट में आप यही पढ़ोगे, आप सेल्स गुड्स एक्ट कमर्शियल लॉ में सेमेस्टर 4 में पढ़ोगे, वहां भी यही पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या केस स्टडी फॉर्म, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने परसों नरसों एक क्वेश्चंस पूछे थे छोटे छोटे, कुछ उसी टाइप के थोड़े। अभी मुझे मेजर चैप्टर कराने दीजिएगा तो फिर मैं आपको दूंगी, तो आपको समझ में आएगा कैसे। इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं एक दो फाइल केस स्टडीज ही लेकर के आऊंगी, तो छोटे छोटे केस होंगे। बालपट का तो फेमस नेम केस स्टडी है, तो वो मैं दूंगी, और मतलब एक पेज में दूंगी केस स्टडी होगा, 8-10 केस स्टडी है, तो यू गेट एन आइडिया कैसे केस स्टडी है। Once college will open, or you can get, if you are preparing for CA and CS, so you can order MC Kuchel फ्लिपकार्ट वगैरह से, MC Kuchel मंगा लीजिए अगर आप इन सब प्रिपेयर करें तो फिर आपको चाहिए। तो उसके लास्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होते हैं छोटे छोटे, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा, बहुत छोटे से केस आते हैं। Now I have posted the link, you can mark for the class, rest we will discuss in the next class. Thank you बच्चों। हाँ हर्षा, तो आपने पीडीएफ दिया है आप लोगों को, और आप आज याद करना है, नहीं आज याद नहीं करना, ये तो मैं आपको इन शॉर्ट में फाइल दे रही हूँ, अभी कॉन्क्रीट बनाया है, तो मैंने उस तरीके से बनाया है जिसको पॉइंटर्स है। बाकी तो जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो सब आप इसके अंदर लिखोगे, एग्जाम्पल्स लिखोगे। ये लॉ में बहुत ज्यादा लिखने को नहीं है, लेकिन 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, हर पॉइंट पे सेक्शन लिखोगे, उस पॉइंट को करोगे, और उस पॉइंट के साथ एक आध एग्जाम्पल लिखोगे, एक आध केस स्टडी लिखोगे। अब वो सब मैं बताऊंगी अभी क्या क्या, छोटी छोटी इलस्ट्रेशन। चलिए जाइए बच्चों, थैंक यू।